नमस्कार, राम राम। वेलकम टू गुरुकुल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, साथ ही हिंदी आलोचना का परिचय भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। हिंदी आलोचना आज एक स्वतंत्र और समृद्ध गद्यविधा के रूप में स्वीकृत है। अन्य गद्यविधाओं की तरह आलोचना का विकास भी आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही माना जाता है। आलोचना में किसी वस्तु या कृति का सम्यक मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में रसास्वादन, विवेचन, परीक्षण या विश्लेषण आदि का योगदान होता है। इसे थोड़ा समझेंगे। भारतेंदु युग में देखते हैं हम लोग तो इसी समय गद्यविधा का विकास हुआ और उद्भव भी हुआ। उसी तरह हिंदी आलोचना का उद्भव भी भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग से यह विकसित होकर आज एक स्वतंत्र विधा के रूप में सामने आया है। इसको आज लेकर स्वतंत्र विधाएं लिखी जाती हैं, रचनाएं लिखी जाती हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी आलोचना क्या है, हिंदी समीक्षा क्या है, हिंदी समालोचना क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। तो अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी आलोचना, हिंदी समीक्षा और हिंदी समालोचना का लगभग आंसर सेम है, मीनिंग सेम है। इसके पहले की वीडियो में मैंने हिंदी आलोचना के, समालोचना और समीक्षा के अर्थों को, शब्दों को, किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, इन सब के बारे में फुली डिटेल में बताया है। आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखें। वैसे थोड़ा यहाँ आलोचना को समझ लेते हैं। आलोचना में किसी वस्तु या कृति का रचनाकार का सम्यक मूल्यांकन करना होता है। उस मूल्यांकन में रसास्वादन मतलब आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, सही है गलत है तो दोनों बातों को दिखाना चाहिए, विवेचन करना चाहिए, कवि की क्या बात रही होंगी, किस कारण से लिखे गए होंगे, उस समय उसके दृष्टिकोण क्या थे। इस तरह से इन तत्वों का समावेश होता है, योगदान होता है निष्पक्ष मूल्यांकन करने में। आगे बढ़ते हैं। आलोचना का आरंभ 1870 ईस्वी के लगभग माना जाता है, परंतु समीक्षा की आधारशिला मध्यकालीन साहित्यकारों ने रखा। काव्य के अंगों, ध्वनि, रीति आदि के रूप में भी आलोचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। हिंदी समीक्षा की बात करें तो इसका मूल रूप भारतेंदु युग से सामने आता है, परंतु इसकी आधारशिला बनाने का काम मध्यकालीन साहित्यकारों ने किया था। 1350 या 1375 से 1900 के बीच में जितने भी ग्रंथ आए वे संस्कृत से प्रभावित थे, जिसके अंतर्गत ध्वनि, रीति, औचित्य, काव्य क्या है, उसके गुण, दोष आदि का आलोचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे दरबारी कवि थे, इसलिए वे शिक्षक की भूमिका निभाते थे। कवियों को देखकर राजाओं को भी शौक होता था काव्य रचना की। जो दरबारी कवि थे वो शिक्षक बनने का भी काम करते थे, इसलिए उनका यह दायित्व हो जाता था कि वो राजा को भी शिक्षक की भांति काव्य क्या है, गुण क्या है, उसके औचित्य क्या है, ये सभी बताएं। इस तरह भक्तिकाल के कुछ कवियों और रीतिकाल के आचार्यों ने ही आलोचना की आधारशिला रखी, वरना तो आधुनिक युग में आलोचना का आधार रखना कठिन हो जाता। आधुनिक युग में इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। तो चारों भागों को चलिए पढ़ते हैं डिटेल से। भारतेंदु युग में हिंदी समीक्षा का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, किंतु आधुनिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में नहीं मिलता। इसे प्रयोग काल भी कहा जाता है। आधुनिक युग में पत्रिकाओं को प्रतिष्ठा मिल गई थी, वो लेखक और आलोचना के सिद्धांत भी प्रस्तुत कर रही थी। इसे प्रयोग काल कहा जाता है इसलिए क्योंकि इस समय प्रयोग के तौर पे इसे शुरू किया गया था। आलोचना को एक प्रयोग की भांति देखा जा रहा था। आचार्य और कवि जो थे वो अपनी टीका और टिप्पणियों के द्वारा, अपने कथनों के द्वारा, कुछ स्टेटमेंट्स के द्वारा और वहाँ पे कुछ सिद्धांतों का भी प्रकाशन करते थे। संस्कृत का प्रभाव हिंदी साहित्य पर देखा जा सकता है, तो इसे आलोचना कैसे अछूता रहता। रीतिकाल में संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से प्रेरणा लेकर केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास आदि अनेक आचार्यों ने रस, छंद, अलंकार, रीति, शब्द शक्ति और नायक नायिका भेद से संबंधित अनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की, किंतु सिद्धांत निरूपण से आगे बढ़कर व्यवहारिक समीक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। भारतेंदु को हिंदी आलोचना का
प्रथम आलोचक माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी कविता और नाटक नामक लेख लिखा। इस युग में पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी आचार्य जो थे उनके सिद्धांतों का भी समावेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप जो कि 1877 से 1910 के बीच में प्रकाशित हुआ, वह एक ऐसा पत्र था जो कि अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। नाट्यशास्त्र संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति भारतेंदु का नाटक है जो कि 1883 में आया था। आलोच्य युग में एक ओर जहां पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित एवं समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ विद्वान पिंगल, नायिका भेद, रस निरूपण एवं अलंकार विवेचन में प्रवृत्त थे। आलोचना के प्रारंभिक युग यानी कि भारतेंदु युग में साथ ही शिव सिंह सेंगर जो कि 1878 में शिव सिंह सरोज नामक रचना लिखी, उसमें राष्ट्रहित समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में समीक्षाएं हुई। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात है कि रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ आचार्य भी हैं जो कि पिंगल, नायिका भेद, रस, अलंकार आदि पर समीक्षाएं लिखें। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं रुद्र पिंगल जो कि ज्वाला स्वरूप कृत है, 1869 में लिखा गया। उसके साथ ही जगन्नाथ प्रसाद भानु के द्वारा छंद प्रभाकर 1894 में लिखा गया। इस तरह हम हिंदी आलोचना का विकास का आरंभिक लक्षण भारतेंदु युग से ही मानते हैं। भारतेंदु युग में आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ था, प्रायोगिक रूप से हुआ था, किंतु आधुनिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में नहीं मिलता। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण आलोचक को देखते हैं, जैसे भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालमुकुंद गुप्त आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं द्विवेदी युग। इस युग में हिंदी आलोचना का गंभीर एवं तात्विक रूप तो नहीं निखरा, किंतु उनकी कई महत्वपूर्ण पद्धतियां अवश्य विकसित हुईं। इस युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप लक्षित किए जा सकते हैं: शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना तथा व्याख्यात्मक आलोचना। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। द्विवेदी युग में आलोचना का थोड़ा और विकास हुआ। सबसे पहला है शास्त्रीय आलोचना, जिसके अंतर्गत संस्कृत आचार्यों के लक्षण ग्रंथों के परंपरा के अनुसार सिद्धांतों शास्त्रों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। आगे बात करें तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय की, तो इसमें होता है 2 कवियों और कृतियों का तुलना किया जाता है, दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न के अंतर्गत 9 कवियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके अंतर्गत मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन आदि आलोचक सामने आते हैं। आगे देखते हैं अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना। इसके अंतर्गत शोध परक दृष्टि का उपयोग करके अन्वेषण किया जाता है, मूल्यांकन तर्क के आधारों पर किया जाता है। इसके बाद है परिचयात्मक आलोचना। इसके अंतर्गत कोई भी कृति का परिचय दिया जाता है, सामान्य परिचय या उसकी प्रशंसा या निंदा, कृति से संबंधित स्वतंत्र लेख, कृति की परंपरा को स्पष्ट करने के लिए इसका व्याख्या किया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं परिचयात्मक आलोचनाएं लिखी हैं। 5वां और अंतिम है व्याख्यात्मक आलोचना। इसके अंतर्गत कोई भी कृति के पूर्णतः सभी दृष्टिकोण से व्याख्या किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों का पुनराख्यान करके तथा पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों को भारतीय संस्कारों के अनुकूल ढालकर दोनों का समन्वित आधार पर हिंदी के लिए उचित शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांतों का निर्माण किया। यह समझने वाली बात है कि यहाँ इस युग के आचार्यों ने संस्कृत सिद्धांतों पर तो काम किया है और पाश्चात्य सिद्धांतों को भी हिंदी के अनुसार ढालकर शास्त्रीय समीक्षा आदि का विकास किया। द्विवेदी युग के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास आदि आचार्यों की मुख्य भूमिका रही है। आगे पढ़ते हैं शुक्ल युग के बारे में। इस युग के महत्वपूर्ण आचार्यों में रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वप्रथम आता है।
शुक्ल जी सूरदास, तुलसीदास आदि मध्यकालीन कवियों और साथ ही व्यावहारिक आलोचना का आदर्श प्रस्तुत किया। चिंतामणि और रसमीमांसा जैसी ग्रंथों से सैद्धांतिक आलोचना को नई ऊंचाई प्रदान की। लोकमंगल, लोक मर्यादा आदि को केंद्र में रखकर आलोचना और साहित्य को प्रतिष्ठित करते हैं। यह युग आलोचना का उत्कर्ष काल भी कहा जाता है। इसका समय सीमा 1920 से 1940 तक है। 1922 में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित साहित्यालोचन प्रकाश में आया। इसके अंतर्गत पाश्चात्य और भारतीय आलोचना सिद्धांतों का सामान्य परिचय दिया गया था। इसके अलावा शुक्ल जी ने शास्त्रीय, व्यावहारिक और सैद्धांतिक समीक्षा पद्धतियों को विकसित किया। शुक्ल युग के महत्वपूर्ण आलोचकों को देखते हैं, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गुलाब राय, लक्ष्मी नारायण सुधांशु के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के प्रख्यात आलोचक रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही अन्य आचार्यों ने इसे 3 कालों में भी बांटा है, यानी कि आलोचना को 3 कालों में भी बांटा गया है। पहला शुक्ल पूर्व युग, दूसरा शुक्ल युग और तीसरा शुक्लोत्तर युग। शुक्ल पूर्व के अंतर्गत भारतेंदु और द्विवेदी युग का वर्णन है। शुक्ल युग के अंतर्गत आचार्य शुक्ल का काल आता है और शुक्लोत्तर युग में आचार्य शुक्ल के बाद से अब तक का समय सीमा का वर्णन होता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग यानी कि 1940 से अब तक का युग, जिसे कि बहुमुखी विकास का युग भी कहा जाता है। देखते हैं नोट्स में। आचार्य शुक्ल के उपरांत विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की परिस्थितियां तेजी के साथ बदली तथा विदेशी साहित्य और विचारधाराओं ने हमारे साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इसके कारण समीक्षा पद्धति का विकास हुआ। शुक्लोत्तर युग के आलोचकों का आचार्य शुक्ल से टकराव इसी युग में देखा जा सकता है। छायावाद के संदर्भ में शुक्ल जी की मान्यता विरोधी दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किए हैं। उनका दृष्टिकोण मानववादी है, जो शुक्ल के लोकमंगल से काफ़ी दूर दिखाई पड़ता है। इसको थोड़ा समझते हैं। यह युग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग है, तो इसमें विदेशी विचारधाराओं का समावेश हुआ। इस युग में आचार्य शुक्ल की आदर्शवादी और लोकमंगल समीक्षा पद्धति जो है वह सीमित दिखाई पड़ती है। इस युग में समीक्षा का बहुमुखी विकास होने के कारण विदेशी विचारधारा तथा अन्य आचार्यों के अपने विचारधाराओं की मान्यता भी इसमें देखी जा सकती है। आगे देखते हैं। शुक्लोत्तर युग में प्रधान रूप से 4 प्रकार की आलोचना पद्धति का विकास हुआ। शुक्ल जी की मर्यादावादी शास्त्रीय पद्धति, दूसरा है मनोविश्लेषण से प्रभावित मनोवैज्ञानिक पद्धति, तीसरा मार्क्स के विचार और नई समाजवाद से उत्पन्न प्रगतिवादी पद्धति, चौथा है व्यक्तिक रूप तथा रुचि पर आधारित प्रभावकारी पद्धति। इसे थोड़ा समझते हैं। पहला है शुक्ल जी की मर्यादावादी शास्त्रीय पद्धति, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय सैद्धांतिक आलोचना आते हैं। शुक्लोत्तर युग में इस समीक्षा पद्धति पर पर्याप्त कार्य हुआ। इस पद्धति के अंतर्गत इसे आगे बढ़कर काव्यांग, प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य के भेदोपभेद, शिल्प आदि पर विविध सिद्धांतों तथा इनके आधार पर मान्य प्राचीन और नवीन सिद्धांतों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है मनोविश्लेषण से प्रभावित मनोवैज्ञानिक पद्धति, जिसके अंतर्गत फ्रायड, एडलर और जुंग के सिद्धांतों पर आधारित मनोवैज्ञानिक पद्धति और मनोविश्लेषणवादी आलोचना आते हैं, जिसका विकास इसी काल में देखा जाता है। तीसरा है मार्क्स के विचार और नई समाजवाद से उत्पन्न प्रगतिवादी पद्धति। इसके अंतर्गत देखने वाली बात है कि मार्क्स के विचारों पर आधारित मार्क्सवादी आलोचना आया। नई समाजवाद के अंतर्गत समाजशास्त्रीय प्रगतिवादी समालोचना भी आते हैं और इन सबका विकास इसी युग में शुरू हुआ। चौथा है व्यक्तिक रूप तथा रुचि पर आधारित प्रभावकारी पद्धति, जिसके अंतर्गत प्रभाववादी समीक्षा आते हैं। इसका विकास आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी आदि आचार्यों के द्वारा इस युग में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रयोगवादी शोध कार्य, लोक साहित्य का अध्ययन आदि के द्वारा भी साहित्य समीक्षा को प्रोत्साहन मिला। इसके साथ ही वैज्ञानिक आलोचना, अनुसंधानात्मक आलोचना, ऐतिहासिक समालोचना, नई समीक्षा, स्वच्छंदतावाद आदि का
इस युग में विकास हुआ। इस युग के प्रमुख आलोचकों को देखते हैं तो इसमें रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इला चंद्र जोशी, अगी, नंद दुलारी वाजपेयी, अजय तिवारी, रेवती रमन आदि हैं जिन्होंने आलोचकीय परंपरा का विकास किया। आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आलोचना को लेकर, आलोचना के विकास को लेकर। तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही कोई सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट में लिखें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।